हूं आपके साथ अनुपमा झा। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर वो खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर के हाजिर हूं मैं शालिनी कपूर तिवारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध के साथ। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में बाइडेन से मुलाकात की है और रूस से जंग के बीच में ये पहली बार है जब जेलेंस्की ने अपने देश से बाहर कदम रखा है और ये पहला विदेश दौरा किया है। सबसे पहले अपने मित्र देश अमेरिका वो पहुंचे। करीब 300 दिनों की जंग के बाद जेलेंस्की ने अमेरिका का ये दौरा किया है और साथ ही युद्ध के हालात पर इस दौरान चर्चा की गई और बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर निशाना भी साधा। और उन्होंने कहा है कि पुतिन ने सोचा था कि वो नेटो को कमजोर कर देंगे, लेकिन इसकी जगह हमारे संबंध और ज्यादा मजबूत होते चले गए। और यही नहीं, अमेरिका ने यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद का भी ऐलान किया है। इन सब के बीच जेलेंस्की ने यूक्रेन की सैन्य मदद के लिए अमेरिका समेत नेटो देशों का शुक्रिया कहा। We defeated Russia in the battle for minds of the world. We have no fear, nor should anyone in the world have it. Ukraine's gained this victory, and it gives us courage, which inspires the entire world. और जेलेंस्की ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया, लेकिन जंग के 10 महीने बाद जेलेंस्की का ये पहला विदेश दौरा है। लेकिन अपने पहले ही विदेश दौरे में अमेरिका जाकर जेलेंस्की ने पुतिन को चौंका दिया है। जहां जेलेंस्की न सिर्फ बाइडेन से मिले बल्कि अमेरिका की संसद को संबोधित भी किया। अमेरिका की संसद में जेलेंस्की का जोरदार स्वागत किया गया और इस मुलाकात में बाइडेन ने जेलेंस्की की बड़ी मदद का ऐलान भी कर दिया। और अब दुनिया की नजर टिकी हुई है कि जब जेलेंस्की यूक्रेन लौटेंगे तो फिर युद्ध की नई तस्वीर आखिर क्या होगी। महायुद्ध में नया आरंभ। महायुद्ध में जीत के लिए महामुलाकात। जिगरी दोस्त से मिले जेलेंस्की। यूक्रेन की राजधानी कीव से अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के बीच की दूरी है 7,828 किलोमीटर। रूस से चल रहे भीषण जंग को छोड़कर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपने जिगरी दोस्त बाइडेन से मिलने अमेरिका पहुंचे। जेलेंस्की के अमेरिका पहुंचने की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीर जो अपने आप में सबसे खास है। इस तस्वीर में एक तरफ है दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, दूसरी ओर हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, जिन्हें इस पल का अरसे से इंतजार था, क्योंकि वो अमेरिका ही था जिसके दम पर जेलेंस्की ने पूरे युद्ध की सूरत बदल दी। वो अमेरिका के सहयोगी देश थे जिसके दम पर वो पुतिन के सामने सीना चौड़ा खड़ा होकर खड़े रहे। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि बाइडेन से मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने क्या कहा। Thank you so much, Mr. President. Of course, thanks my partisan support, thanks Congress, and thanks from our just ordinary people to your ordinary people, Americans. I really appreciate. I think it's very difficult to understand what does it mean when we say appreciate, but you really have to feel it, and thank you so much. Great honor to be here. हर वाक्य में धन्यवाद इस बात का सबूत है कि इस युद्ध में अमेरिका जेलेंस्की के लिए क्या मायने रखते हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने भी जेलेंस्की का दिल खोलकर स्वागत किया। लेकिन जेलेंस्की का अमेरिका दौरा अपने आप में बेहद खास है। अमेरिका पहुंचने के लिए जेलेंस्की कीव से पोलैंड पहुंचे। पोलैंड से अमेरिका वो एक खास विमान में गए। जेलेंस्की के अमेरिका पहुंचने तक नाटो के फाइटर जेट ने निगरानी की। ब्रिटेन से जैसे आगे बढ़े उनकी सुरक्षा में अमेरिकी फाइटर F-15 तैनात कर दिया गया। रूस के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से ही अमेरिका लगातार यूक्रेन के समर्थन में खड़ा है। युद्ध के मोर्चे पर अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को कई बार मदद मिल चुकी है। अमेरिका पहुंचने पर जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात की। अमेरिका ने रूस को एक बार फिर कड़ा मैसेज देते हुए जेलेंस्की का खुलकर स्वागत किया और कहा कि यूक्रेन कभी भी अकेला नहीं रहेगा।
इसके साथ ही अमेरिका को मदद की नई किस्त भी जारी कर दी। बाइडेन ने यूक्रेन को 1480 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। साथ ही पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का भी वादा किया। बाइडेन से मुलाकात के बाद जेलेंस्की अमेरिका की संसद भी पहुंचे, जहां उनका जोरदार तालियों से स्वागत हुआ। मतलब ये कि जेलेंस्की का अमेरिका दौरा पूरी तरह से हिट रहा। इस दौरे के बाद जेलेंस्की के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि उन्हें कुछ ऐसा हासिल हुआ है जिसके दम पर वो युद्ध की पूरी कहानी को बदलने की ताकत रखते हैं। तो ये पहला मौका है जब जंग के 300 दिन के बाद जेलेंस्की ने आमने सामने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात की है। तो जेलेंस्की यूक्रेन से पोलैंड जाने वाली ट्रेन में अमेरिकी राजदूत के साथ सफर करके पहुंचे और इसके बाद अमेरिका के सरकारी विमान में सवार होकर के जेलेंस्की वॉशिंगटन पहुंच गए। और अमेरिका का सरकारी विमान वॉशिंगटन में एयरफोर्स 1 के रनवे पर उतरा था। साथ ही जेलेंस्की के दौरे की वजह से व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा तगड़ा कर दिया गया था ताकि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक के बाद मैदान में खड़ी यूक्रेन की सेना रूस के सामने कमजोर दिख रही थी और इस ताकत को देने के लिए अमेरिका फिर से अब आगे आ गया है। अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही इसे हासिल करने के बाद यूक्रेन के आसमान में ताकतवर सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा। महायुद्ध में दोनों सेनाओं का जज्बा दिखा, दमखम दिखा, जोश दिखा और दुश्मन पर कहर बनकर बरसने की ताकत दिखी। पिछले 76 घंटे में कीव पर हुई गोलाबारी के बाद जंग का रुख फिर एक बार पुतिन के पाले में नजर आता दिखा, जो नाटो को नागवार गुजरा। इसलिए कीव के आसमान को कवच देने के लिए एक बार फिर से अमेरिका आगे आया। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। वॉशिंगटन से जल्दी ही कीव को सबसे आधुनिक PAC-3 पैट्रियट सप्लाई की जाएगी। दावा किया जा रहा है कि पैट्रियट के यूक्रेन की जमीन पर सेट होते ही रूस की सेना का कीव घुसना नामुमकिन हो जाएगा। साथ ही दूर बैठे पुतिन के हेडक्वार्टर ही उल्टा खतरे में आ जाएगा। पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी यानी PAC-3 मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम 150 किलोमीटर दूर दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर इसे तबाह कर सकता है। 30 किलोमीटर की दूरी पर ये मध्यम दूरी की मिसाइल को भी रोक सकता है। पैट्रियट मिसाइल के एक ट्रक में 8 लॉन्चर होते हैं। पैट्रियट सिस्टम सभी मौसम में काम करने में सक्षम है और इसका निर्माण लॉकहीड मार्टिन ने किया है। यूक्रेन में इस वक्त जर्मनी, अमेरिका और स्पेन का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। रूस की कई मिसाइलों को यूक्रेन हवा में नष्ट कर चुका है, लेकिन यूक्रेन के पास ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है जो एक साथ कई मिसाइलों को एक ही समय में गिरा सके। पैट्रियट के आते ही यूक्रेन की ये कमजोरी भी दूर हो जाएगी। इसलिए पहले अमेरिका ने यूक्रेन को हाइमर्स सिस्टम भेजा था। हाइमर्स एक आधुनिक रॉकेट लॉन्चर है जिसकी मारक क्षमता करीब 80 किलोमीटर तक है। हाइमर्स का वजन बेहद कम है, जिस वजह से हाइमर्स को लाना ले जाना आसान है। हाइमर्स के एक सिस्टम में 6 रॉकेट लॉन्चर होते हैं जिसकी लंबाई 7 मीटर की है। हाइमर्स के हमले ने रूस को बहुत परेशान किया। हेरसोन से भी रूस को इसलिए पीछे हटना पड़ा क्योंकि यूक्रेन ने हाइमर्स से इतने रॉकेट बरसाए कि पुतिन की फौज उनके सामने टिक नहीं पाई। मैरिटोपोल में तबाही और बारूदी बवंडर ने पुतिन को काफी बेबस महसूस कराया। अब यूक्रेन को पैट्रियट मिल रहा है जो रूस के लिए आने वाले बड़े खतरे का संकेत है। और युद्ध के हालात को देखकर लग ये रहा है कि ये साल खत्म हो जाएगा, लेकिन नए साल में भी जंग जारी रहेगी। और नए साल में बड़ी खबर ये कि गिफ्ट के तौर पर यूक्रेन को घातक हथियार मिलने वाले हैं। जी हाँ, पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि फ्रांस से यूक्रेन को सीजर तोप, मिसाइल और गोला बारूद की सप्लाई की जाएगी, जिसकी सप्लाई 2023 के शुरुआती हफ्ते में की जा सकती है।
महायुद्ध में दुनिया ने एक बार फिर देख लिया जब रूस और यूक्रेन की सेनाओं ने एक दूसरे के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखानों पर अपने बारूद से नाम लिख दिया। सीमा में छिपे हर टैंक को एक एक करके नस्तेनाबूद कर दिया। बंकर के अंदर, बाहर, जमीन पर हलचल करते, दुश्मन की नजर से छिपे हर एक टैंक को जमीन में ही समा दिया। मिसाइलों ने हजारों हजार बस्तियों को खाक में बदल दिया और अब फिर से महायुद्ध तेज होने वाला है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि फ्रांस 2023 की शुरुआत में यूक्रेन को और ज्यादा हथियारों की सप्लाई करेगा। फ्रांस से यूक्रेन को मिसाइल और घातक टैंक मिल सकते हैं। पिछले 9 महीने में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। युद्ध में अगर यूक्रेन की सेना महाशक्तिशाली रूस की सेना पर भारी पड़ रही है तो इसके पीछे है नाटो के वो देश जो यूक्रेन के गोदाम में बारूद की कमी नहीं होने दे रहे। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस लगातार यूक्रेन की हथियार और पैसों से मदद कर रहे हैं। जंग की शुरुआत से ही नाटो देश अपने हिस्से का बारूद यूक्रेन को दे रहे हैं और अब फ्रांस एक बार फिर हथियारों की नई खेप भेज रहा है। पश्चिमी मीडिया में दिए एक इंटरव्यू में इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि फ्रांस ने यूक्रेन को रॉकेट लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम, बैटरी और अन्य हथियार भेजे हैं। नए साल पर फ्रांस यूक्रेन को नए हथियार, सीजर तोप और गोला बारूद की सप्लाई करेगा। फरवरी में रूस के हमलों के बाद अब तक फ्रांस ने यूक्रेन को सीजर तोपों की 18 यूनिट भेजी है। दावा है कि नए साल पर भी कई सीजर तोप यूक्रेन भेजी जा सकती है। सीजर तोप को साल 2010 में फ्रांस की सेना में शामिल किया गया था और ये तोप 1 मिनट में 6 गोले दाग सकती है, जबकि इसमें एक बार में 16 गोले लोड किए जा सकते हैं। इस तोप की मदद से करीब 40 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, गाड़ी पर लोड होने की वजह से इन्हें काफी कम वक्त में जंग के मैदान तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि ये करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से फर्राटा भरती है। इससे पहले फ्रांस की ये तोप अफगानिस्तान, इराक और माली में अपना लोहा मनवा चुकी है। नए साल के तोहफों के तौर पर मिलने वाले हथियार यूक्रेन की सेना का दम बढ़ाएंगे। ऐसे में यूक्रेन के बारूद के गोदाम भरने के बाद रूस की सेना की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। और वहीं युद्ध के मोर्चे से नया दावा सामने आया है। ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया है। दरअसल ज़ेलेंस्की ने दावा करना शुरू कर दिया है कि 1-2 दिन में रूस के मरने वाले फौजियों की तादाद 1 लाख के पार पहुंच जाएगी। यानी युद्ध में यूक्रेन ने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस बात से पुतिन का गुस्सा भी 7वें आसमान पर है। चौबीस घंटे में क्या हुआ? आखिर पुतिन ने ऐसा क्या किया कि सबको लगने लगा कि कयामत ज्यादा दूर नहीं है? ज़ेलेंस्की को ऐसा क्यों लगा कि उनके पास अब सिर्फ 10 दिन ही बाकी हैं? और यूक्रेन की सारी उम्मीदें बिखर चुकी है, क्योंकि पुतिन ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। युद्ध पर सबसे खुफिया रिपोर्ट देखिए, जो सीधे पुतिन के परमाणु कैंप से आई है, क्योंकि पुतिन ने अब गोदाम से निकाल लिया है दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम्बर, जिससे पुतिन ज़ेलेंस्की से ज्यादा बाइडेन को डराना चाहते हैं। परमाणु खतरे का लेवल क्या है, ये जानने से पहले देख लीजिए युद्ध जीतने के लिए पुतिन अब 10 दिन से ज्यादा इंतजार क्यों नहीं करना चाहते। उनकी एक ताजा वार्निंग बहुत गौर से देखिए। पुतिन के एक एक शब्द की अहमियत समझिए। पुतिन का इरादा बहुत ज्यादा विस्फोटक है।
वो अब माफ नहीं करेंगे, ये उनकी बातों से साफ हो गया है। डॉनबास पर ज़ेलेंस्की के काउंटर अटैक के बाद पुतिन ने बड़ा ऐलान किया है। Отметить подразделения органов безопасности, которые начали действовать в новых регионах России. Да, вам сейчас трудно. Обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди, граждане России. И ваш долг сделать все необходимое для максимального обеспечения их безопасности, соблюдения прав. पुतिन नए हथियारों की बात कर रहे हैं। पुतिन नए बम की बात कर रहे हैं और सेना की नई फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे खतरनाक नाम है Tu-160 का। रूस ने अभी तक अपने खतरनाक बॉम्बर को यूक्रेन में नहीं उतारा है। ये ऐसा बॉम्बर है जिससे यूरोप और अमेरिका तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, क्योंकि इन्हें ऐसे ही टारगेट्स पर परमाणु हमले के लिए तैयार किया गया है। Tu-160 ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्बर है, जो आवाज से भी तेज गति से उड़ता है। रूस के पास ऐसे 17 से ज्यादा बॉम्बर हैं और अब इनकी तादाद 25 से ज्यादा किए जाने की तैयारी है। 40,000 किलो बम और मिसाइल लेकर उड़ने वाला ये बॉम्बर आसमान में अमेरिका की सबसे बड़ी दहशत माना जाता है। रूस ऐसे 50 अपग्रेडेड बॉम्बर बनाने की तैयारी कर रहा है। नेटो इसे ब्लैक जैक कहता है, जबकि रूस की एयरफोर्स इसे स्वेन कहती है। इसे अमेरिका के B-1 बॉम्बर की टक्कर में रूस ने तैयार किया था और अब ऐसे नए बॉम्बर रूस की वायुसेना में शामिल किए जा रहे हैं। लेकिन क्या वक्त आ गया है कि इस बॉम्बर को परमाणु बम से लैस कर दिया जाए? और इसके अलावा भी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। कोरोना बढ़ने की आशंका के बीच लौटने लगा है अब मास्क का दौर। संसद में मास्क में दिखाई दिए राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष। सांसदों से मास्क पहनने की अपील। कोरोना संक्रमण के बीच मास्क में नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्यसभा में चर्चा के दौरान मास्क लगाकर बैठे दिखाई दिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की सलाह का सांसदों पर दिखा असर। संसद भवन परिसर में सांसद मास्क पहनकर पहुंचे। राज्यसभा में विपक्ष के हमले पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जताई नाराजगी। कहा, निर्देश के बावजूद सदन में नहीं हुआ कोविड प्रोटोकॉल का पालन। खरगे ने चेयरमैन की नहीं मानी बात, वेल में आकर किया हंगामा। कोरोना के हालात पर संसद के दोनों सदनों में जवाब दे सकते हैं मनसुख मंडाविया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने पीएम मोदी से भी की मुलाकात। कोरोना की आशंका पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक। आज जारी हो सकते हैं नए दिशा निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री ने भी कल कोरोना पर की थी बेहद अहम बैठक। चीन से भारत आने वाले यात्रियों के रैंडम टेस्ट कराने का सरकार का निर्देश। एयरपोर्ट पर फिर शुरू होगी सैंपलिंग और टेस्टिंग। देश में अब तक के BF.7 वेरिएंट के 4 मरीज मिले। कोरोना की आशंका पर एक्शन में उत्तर प्रदेश सरकार। सीएम योगी ने टीम 9 के साथ की अहम बैठक। मुख्यमंत्री ने लोगों से मास्क पहनने की भी की अपील। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बुलाई बेहद अहम बैठक। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के साथ सभी जिलों के जिलाधिकारी भी होंगे शामिल। दुनिया में फिर कोरोना विस्फोट के बाद एक्शन में बिहार सरकार। राज्य में कोरोना की फिर होगी जांच पड़ताल। स्वास्थ्य विभाग ने रैंडमली जांच का दिया निर्देश। कोरोना के खतरे के बीच एक्शन में हरियाणा सरकार। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार। अस्पतालों में दवाइयां और ऑक्सीजन की व्यवस्था मुकम्मल।
दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामले पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लोगों से की अपील, मास्क पहनने और कोरोना नियमों का पालन करने की दी सलाह। प्रकृति ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है, जिसने लगभग हर देश को प्रभावित किया है। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले एक साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5,87,587 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस, कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिला है। तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, कोविड रिसर्च मिशन के से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य कोविड के खिलाफ लड़ाई के प्रयासों लगातार सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमित चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड आरटी-पीसीआर रैंडम सैंपल शुरू कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित है रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित है और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सदन के सभी साथियों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूं। सभी माननीय सदस्य लोगों के बीच में जागरूकता लाए
क्योंकि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सतर्क रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हमारा दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ उसके खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखने की लगातार जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री निशिकांत दुबे जी। मेरा आप सभी से निवेदन है और संसद में देश के स्वास्थ्य मंत्री ने अपना बयान दिया है कोरोना को लेकर के किस तरह के हालात हैं। उन्होंने कहा है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आगे भी जारी रखा जाएगा। केंद्र ने राज्यों के साथ मिलकर के प्रभावी तरीके से कोरोना पर रोकथाम के लिए बेहद अहम कदम उठाए हैं और भारत में दुनिया में सबसे बेहतर कोविड मैनेजमेंट देखा गया है और लगातार कोरोना के केस कम होते चले जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देश के स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में यह बयान दिया है कि सभी सांसदों से सहयोग की अपील की जाती है और भविष्य में सतर्क रहने की भी जरूरत है। लोकसभा में बेहद अहम बयान देश के स्वास्थ्य मंत्री ने दिया है। उन्होंने कहा है कि वो और लोगों से भी इसी तरह से सहयोग की अपील करते हैं। इससे पहले भी देश के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कल विशेषज्ञों के साथ एक बेहद अहम बैठक की थी और उन्होंने जानकारी दी थी कि लगातार कोरोना के बढ़ने की आशंका के मद्देनजर देश पूरी तरह से तैयार है, लेकिन सभी को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लगातार अपनाए रखना चाहिए। गाइडलाइन के ऊपर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राज्यसभा में प्रोटोकॉल का उल्लंघन विपक्षी दलों ने किया है। ये उल्लंघन साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यसभा चेयरमैन की बात नहीं मानी गई। तो प्रहलाद जोशी ने सीधे तौर पर विपक्ष पर एक बड़ा आरोप लगाया और ये कहा है कि देखिए कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है। जो विपक्षी दल है वो बात मानते हुए नजर नहीं आए राज्यसभा चेयरमैन की। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने राज्यसभा अध्यक्ष की बात नहीं मानी और वेल में आ गए हैं। प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया गया। माननीय स्पीकर साहब और माननीय चेयरमैन साहब एक निवेदन किया था कि कोविड की स्थिति जो कोविड बढ़ रहा है सारे दुनिया में, वो देखते हुए सब अपील किया हमको एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, उदाहरण सेट करने के लिए दोनों ने सुबह ही अपील किया कृपया सब मेंबर्स, सब स्टाफ इधर मास्क पहन के पार्टिसिपेट करिए प्रोसीडिंग्स में। वो भी वायलेट किया। जब सब मिलकर वेल में आ रहे थे तब भी एक भी व्यक्ति मास्क पहना नहीं था और जो स्पीकर और चेयरमैन 2 मिनट पहले अपील की थी वो भी उन्होंने ठुकराया। मीन्स द मेंटालिटी, टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी स्पीकर और चेयरमैन का जो आदेश है, चेयर का आदेश है, उसका उल्लंघन करने का उन्होंने निर्णय लिया है। ऐसे उनका व्यवहार था और उनका वक्तव्य था। ये दोनों घटना हम घोर निंदा करते हैं और आग्रह करते हैं कम से कम आप चेयरमैन और स्पीकर का तो रिस्पेक्ट देने का जो इस परंपरा है, ये परंपरा को आगे बढ़िए।